नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम फंडनामा में। फंडनामा में हमारी कोशिश होती है कि हम समय समय पर आपकी मुलाकात कराएं फंड मैनेजर से और साथ ही हम फंड्स को रिव्यू भी करते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा अतुल मेहरा जी से, जो कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी के फंड मैनेजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और प्लेजर इज माइन। अतुल जी, इस वक्त पर मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेफिनेटली, और इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा है। जानना यह है आपसे कि ये तेजी कब तक रहेगी, क्या लगता है, मार्केट आउटलुक क्या है, उस पर थोड़ा बताइए। सर, सो बेसिकली इफ़ यू लुक एट द रियल, ये जो बुल मार्केट का जो शुरुआत हुआ था ये 2013 में हुआ था। 2013 तक 2008 to 13 वी वर इन द बेयर मार्केट एंड द रैली हैज़ बिगन 2013 से। तो अगर आप जेनेसिस देखोगे जो रैली का रहा है, इट हैज़ बिन चेंज इन लीडरशिप। सो जो बीजेपी गवर्नमेंट 2013 से जब उन्होंने दे केम ऑन बोर्ड, you have seen multiple changes at the governance level. You have seen multiple changes in terms of business orientation. जैसे for example PLI जैसे इन्होंने लाया 2018-19 में। So overall आज के दिन में अगर आप देखोगे जो मूड है towards India internally as well as externally is very very strong, right? Internally अगर आप कोई भी प्रमोटर से बात कर रहे हैं, कोई भी बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं, everybody is thinking growth कि यहाँ से बिजनेस हम 2 गुना 3 गुना 10 गुना कैसे कर सकते हैं। सेकेंड इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो इंडिया की तरफ जो नज़रिया है वो चेंज हो गया है। पहले ज़माने में मे बी आज से 10 साल पहले इंडिया यूज्ड टू बी लुक डाउन अपॉन, क्योंकि लोग हमको चाइना से कंपेयर करते थे और बोलते थे कि चाइना कहाँ निकल गया, आप कहाँ रह गए। आज जियोपॉलिटिक्स इज बिकम सो डोमिनेंट कि टुडे पीपल अप्रिशिएट कि वी रन अ डेमोक्रेसी एंड वी रन अ सिस्टम विच इज़ मोर बैलेंस्ड रादर दैन चाइना विच इज़ अ वेरी सोशलिस्ट काइंड ऑफ अप्रोच। तो हमारे हिसाब से क्या हो रहा है कि दिस लीडरशिप डिफरेंस विच इज नाउ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू आफ्टर द जनरल इलेक्शंस एज वेल। देयर इज सो मच मनी विच इज सिटिंग ऑन द साइडलाइंस, ग्लोबल एफआईआई मनी, एफडीआई मनी, सब साइडलाइंस पे है। एंड एज दे सी द जनरल इलेक्शन आउटकम, दैट मनी विल कम इन एंड दिस रैली विल कंटिन्यू फर्दर इन द ईयर्स टू कम। सो दैट इज आवर ओपिनियन। लाइक अगर आप इवन देखोगे एफडीआई साइड पे, देयर आर सो मेनी कंपनीज लाइक एप्पल, टेस्ला विच सी दैट इंडिया में बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, राइट? गवर्नमेंट ने बहुत राइटफुली क्या किया है कि गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि अगर आपको इंडिया का कंज्यूमर मार्केट का एक्सेस चाहिए तो आपको इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना है, इंडिया में आपको जॉब्स क्रिएट करना है, विच इज़ अ वेरी राइट अप्रोच दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन कि इधर आपको बिजनेस करना है तो इधर आप जॉब्स क्रिएट कीजिए। सो लॉट ऑफ दिस मनी, बिकॉज दिस मनी इज कमिंग फ्रॉम अ 10-year 20-year व्यू, वंस यू सी दैट द आउटकम ऑन द इलेक्शन साइड बीइंग क्लियर, ये पूरा पैसा इंडिया में आएगा। And we believe that will basically sow the seeds for the next set of rally. Okay. So our view is from a 10-year perspective, India looks very good. अभी near term में क्या होगा, ऊपर नीचे it's fine. वो तो ठीक है, equity is always for long term. But 10-year perspective, India looks really good. लेकिन इस वक्त पर ये तो आप मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक्सपेंसिव है डेफिनेटली। बट इसमें अगर बात की जाए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो कहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है स्टिल, मतलब वैल्यूएशन थोड़ी सी बेहतर है? सो हमारे हिसाब से लार्ज कैप्स टुडे आर ऑफरिंग गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट 3 साल में क्या हुआ है कि जो फ्लोज हैं, मार्केट्स एंड ऑफ द डे आर ऑल्सो ड्रिवन बाय फ्लोज, राइट? तो फ्लोज अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 साल में एफआईआईज हैव क्यूमुलेटिवली सोल्ड 50,000 crores ऑफ इक्विटीज इन इंडिया, राइट? FIs का 80% of all their ownership in India is in the top 100 large cap companies. They own $800 billion of equities in India. 80% उसमें से top 100 companies में। तो जब FIs बेच रहे हैं, they are selling large caps because the only thing that they own is large caps. Domestic side पे अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 साल में 6 लाख करोड़ के इन्फ्लोज आए हैं इंडियन मार्केट्स में ऑन द डोमेस्टिक साइड। लास्ट 12 महीने अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड फ्लोज के जो कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन है एज पर एम्फी, तो ऑफ द 1,50,000 crores इनफ्लोज इन द लास्ट 12 months, 40,000 करोड़ स्मॉल कैप में आया है, 23,000 करोड़ मिड कैप में आया है। लार्ज कैप कैटेगरी में आपने 2700 करोड़ का आउटफ्लो देखा है, राइट? तो दैट इज द सेकंड एंगल। और थर्ड एंगल इज जो डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट्स में। तो अभी लास्ट मंथ वी हैव सीन 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स वी हैव क्रॉस्ड, राइट? तो जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो भी मिड एंड स्मॉल कैप खरीद रहे हैं, राइट? तो तीनों एंगल से अगर आप देखोगे तो FIs हैव बीन नेट सेलर्स एंड दे ओन लार्ज कैप्स, तो वहाँ पे आप सेलिंग देख रहे हैं।
Domestic have been buyers, but they have been marginally buyers in favor of small and mid cap versus large cap. और तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है रिटेल इन्वेस्टर, वो भी जो नए आ रहे हैं वो भी मिड एंड स्मॉल कैप. इसके वजह से आप बहुत बड़ा डाइवर्जेंस देख रहे हैं परफॉर्मेंस में. हमारे हिसाब से लार्ज कैप जो अभी फेवरेबली प्राइस्ड है वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, इसकी शुरुआत जनरल इलेक्शन आउटकम के बाद होगी. बिकॉज लॉन्ग टर्म ओनरशिप ऑफ एफआईआईज इन इंडिया इज 21.2% ऑफ इक्विटी ऑफ इंडिया. पीक पे 23% था, अभी इट्स अबाउट 20%. तो एवरी 1% ओनरशिप इन इंडिया इज $40 billion, राइट. इवन इफ यू हैव टू गो बैक टू द एवरेज ऑफ द लॉन्ग टर्म ओनरशिप ऑफ 21-22%, you will need about $60 billion of buying. तो $60 billion is almost 5-6 लाख करोड़ रुपया. तो वी हैव ऑलरेडी सीन अ ट्रेलर इन द स्टेट इलेक्शन रिजल्ट की एक महीने में आपने 50,000 करोड़ का बाइंग देखा. बट एज यू सी जनरल इलेक्शन आउटकम ऑल्सो कमिंग फेवरेबली, ओवर द नेक्स्ट 12-18 months टाइम यू कैन सी लार्ज पूल ऑफ ग्लोबल कैपिटल कमिंग टू इंडिया. आपने कहा कि पिछले कुछ समय में हमने देखा जो इनफ्लो आया वो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा आया. उसकी तो एक वजह यह है कि परफॉर्मेंस, बिकॉज स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को आउटपरफॉर्म किया. और हम देखते हैं कि जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स जहां पर परफॉर्मेंस होती है वहां इन्वेस्ट करते हैं, ये देखने के बजाय कि कहां आगे ज्यादा पोटेंशियल है. बट एनीवे, आपने अभी कुछ टाइम पहले ही स्मॉल कैप का एनएफओ भी क्लोज किया और अब आपका लार्ज कैप फंड का एनएफओ चल रहा है. करेक्ट. तो और ऐसे वक्त पर जब आप कह रहे हैं कि लार्ज कैप में बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है, तो मुझे थोड़ा बताइए कि इस मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड को आप कैसे मैनेज करने वाले हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी. तो वन बाय वन, पहले तो ये है कि क्योंकि लार्ज कैप फंड है तो क्या फोकस अप्रोच होगी या फिर एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच यहाँ पर लेकर चलेंगे आप. राइट. सो हमारा जो लार्ज कैप फंड है, अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ऑलरेडी 30 फंड है जो एग्जिस्ट करते हैं. So we are going to be the 31st fund in the category, okay. Right? There is 2,80,000 crores of AUM in the category today, and इसमें peculiarity ये है कि 2,80,000 crore AUM है, लेकिन जो टॉप 10 फंड्स हैं कैटेगरी में उनके पास 2,60,000 crore है. 280 में से 260 टॉप 10 फंड्स के पास है. okay. जो टॉप फंड है उसके पास, एक सिंगल फंड के पास 50,000 crore है AUM, राइट. तो जनरली व्हाट टेंड्स टू हैपन, एंड स्पेशली इन लार्ज कैप स्पेस, जो फंड्स रहते हैं, व्हेन योर साइज बिकम्स वेरी लार्ज, यू टेंड टू हग द इंडेक्स. इंडेक्स के जो कंपोनेंट है, आपने वही सामान आपने पोर्टफोलियो में रख लिया. तो HDFC बैंक इंडेक्स में भी 10 है, आप भी 10 रखोगे. रिलायंस इंडेक्स में 8 है, आपने भी 8 रख लिया. तो जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इंडेक्स में, वो 50% ऑफ इंडेक्स है इन टर्म्स ऑफ वेट, राइट. एंड जो बाकी 90 स्टॉक है निफ्टी 100 इंडेक्स में, वो बैलेंस 50% है. तो आप देखिए कि कितना टॉप लोडेड है, हैवी लोडेड है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स इटसेल्फ. और जो लार्ज फंड्स हैं वो लोग भी वैसे ही इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू अस, सो हमने जो पोर्टफोलियो अप्रोच लिया है, वी आर कॉलिंग इट एस, विच इज हाई एक्टिव शेयर, हाई कन्विक्शन, इक्वल वेट पोर्टफोलियो. तो तीनों जो चीज़ें इफ आई वर टू एक्सप्लेन, तो हाई एक्टिव शेयर इज द जेनेसिस ऑफ एक्टिव फंड मैनेजमेंट. अगर आप पोर्टफोलियो आपका इंडेक्स के समान है एंड उसके बाद आपका एक्टिव कॉस्ट है, तो आप पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कैसे करोगे, राइट. तो यू हैव टू बी डिफरेंट एंड यू हैव टू बी राइट इफ फॉर यू टू जनरेट अल्फा, राइट. सो पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं, दे हैव अ एक्टिव शेयर ऑफ लेस देन 50%. ऑन एन एवरेज देयर इज 40% एक्टिव शेयर. हम जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इट विल बी अबाउट 60 to 80% एक्टिव शेयर. सो दैट इज द फर्स्ट की थिंग. सेकेंड इज, जो इंडेक्स है उसमें 100 स्टॉक हैं. जो एग्जिस्टिंग टॉप 10 फंड्स हैं उनके पास ऑन एन एवरेज 60 स्टॉक हैं. हमारे पोर्टफोलियो में हम 30 स्टॉक रखेंगे. सो दैट इज फोकस्ड अप्रोच, हाई कन्विक्शन अप्रोच. सो दैट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ हाई कन्विक्शन, विच इज सी. थर्ड इज कि जो हमारा गोल है इन मैनेजिंग द फंड, द गोल इज कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस. तो आउट परफॉर्मेंस we can generate by high active share and high conviction. So that is how we aim to generate outperformance. तीसरा component जो है equal weight, that is to generate consistency in the portfolio. तो normally क्या होता है कि जब stock आपका highest weight 10% होता है, right? Second highest weight 8% होगा, तो lot of what happens to those top heavy holdings, उसमें से आपका performance will be, that will have a meaningful impact on your portfolio performance. हम क्या कर रहे हैं कि वी आर बेसिकली सेइंग कि 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो हम इक्वल वेट रखेंगे. तो 1/30, 3.3% वेट हम हर स्टॉक में रख देंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा कि नो सिंगल स्टॉक
can impact your performance in a big way. Okay. Right? Even today, like if you look at many of the stocks within the index, like they have a very large impact on the performance of the index. True. So with equal weight, we will be able to derive consistency in the portfolio, and not just with equal weight on the stock side, but even in terms of sectors, we will have a balance in the portfolio. Even in terms of style, like quality, growth, value. Growth and value tend to do well in a bull market. Quality tends to underperform in a bull market. In a bear market, quality shines and growth and value tends to, in terms of decline in value. तो जैसे जो भी फैक्टर्स हैं ऑफ फंड मैनेजमेंट उसको आप पोर्टफोलियो में बैलेंस्ड रखेंगे तो एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इफ यू आर एबल टू सिलेक्ट कंपनीज बेटर राइट तो वो कॉम्बिनेशन से आप अल्फा जनरेट कर पाओगे कंसिस्टेंटली. दैट इज द गोल दैट वी हैव इन द पोर्टफोलियो. ओके, अतुल जी आपने बताया कि फोकस अप्रोच रहेगी, तो यहाँ पर सेक्टर्स को लेकर कैसे डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब सेक्टर्स कम होंगे या फिर वहाँ पर अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा. तो सेक्टर्स विल बी डिवर्सिफाइड क्योंकि सर आवर थिंकिंग इज कि मनी एक्टिव फंड मैनेजमेंट, द गोल ऑफ एक्टिव फंड मैनेजमेंट इज सुपीरियर सिलेक्शन. तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे पावर सेक्टर में जो बेस्ट परफॉर्मिंग पावर स्टॉक था इन द इंडेक्स उसका रिटर्न था 87% और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग पावर स्टॉक था विद इन द इंडेक्स उसका रिटर्न था -60%. सो द डिस्पर्जन बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट विद इन द इंडेक्स इन द सेम सेक्टर इज 150%. राइट? तो हमारा जो जॉब है, आवर जॉब इज टू सिलेक्ट बेटर. तो सेम सेक्टर में आप यू सिलेक्ट द बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स वर्सेज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स. And even at the overall portfolio level, like one statistic I want to share is we had done this study for the last 20 years. तो हमने क्या देखा कि जो निफ्टी 100 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमने एवरी कैलेंडर ईयर बेसिस पे उनका रिटर्न्स देखा एंड वी लुक्ड एट व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर्स विद इन निफ्टी 100 वर्सेज निफ्टी 100. राइट? तो so the top performing 25 stocks, the top quartile performers, on an average last 20 years they have given you a 75% return versus 16% for the index, which is 59% alpha on an equal weight basis. So अगर आप 100 में से 25 बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट कर पाओगे तो आप साल का 60% अल्फा बना सकते हो, बट विच इज लाइक द बेस्ट केस सिनेरियो. राइट? बट व्हाट वी आर सेइंग इज विद दैट माइंडसेट अगर आप 10-12 स्टॉक भी अगर आप बेस्ट परफॉर्मर्स पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर पाए, so even then you will be able to generate substantial alpha. So focus is on superior selection across sectors, styles, market caps, and that is how we aim to generate the alpha. Okay. और स्टॉक सिलेक्शन के लिए टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच या ब्लेंड ऑफ बोथ वो क्या रहेगा? So in terms of stock selection approach, जो biggest learning रहा है, I've been in the markets for over 22 years. My journey in markets began when I was 13 years old. अच्छा. तो एक जो चीज़ समझ में आ गया मार्केट में बहुत क्लियरली and what Phil Fisher said 60 years back he has mentioned this in his book that in evaluating a common stock management is 90%, 9% is industry and 1% is everything else. तो कौन प्रमोटर है, कौन मैनेजमेंट है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या एम्बिशंस है, उनके क्या एक्शंस है, दैट डिफरेंशिएट्स अ विनर फ्रॉम अ लूजर. लाइक अगर आप IT रेवोल्यूशन देखिए इंडिया में लास्ट 30-35 साल में, one company that came out from nowhere and reached like today 6-7 lakh crores of market cap is Infosys. Right? You had a great team led by Mr. Narayan Murthy. Right? So opportunity सबके लिए होता है, but जो superior management होता है वो opportunity को capture कर पाता है. So even in terms of our stock selection, even in the Nifty 100, there are companies which are having the right mindset, they are having the right management teams, and they are having the right growth ambition. So लार्ज कैप में सर क्या होता है कि इंटेंट, इट ऑल बिगिंस विद इंटेंट. आपको बड़ा बनना है कि नहीं बनना है. फर्स्टली इफ यू आर वेरी सेटिस्फाइड देन यू विल बेसिकली बिकम मिड कैप फ्रॉम लार्ज कैप बिकॉज बाकी जो लोग हैं जिनको बड़ा बनना है वो ऊपर आ जाएंगे. सो इंटेंट से स्टार्ट होता है, देन एक्शन in terms of what are the changes that you are doing at the company level to achieve that intent, and execution capability आपका जो है वो है. तो basically from that perspective जो bottom up element है, it is all about superior management. जो top down element है, so there is this wealth creation study that we did this year. Yes. तो उसमें we have talked about this framework of endowment, trends and moves. तो endowment क्या होता है कि आप जो विरासत है आपकी उसको endowment बोलते हैं कि if you have inherited a lot of debt तो आप you are in a problem. If you have inherited a innovative R&D pool of patents then you are in a very advantageous position.
सो वन इज एंडाउमेंट, सेकेंड इज ट्रेंड. ट्रेंड इज कि आप जो भी कर रहे हैं, आपका जो स्पेस है वो ट्रेंड में है कि नहीं, राइट? अगर आपका स्पेस ट्रेंड में है, सो आपके जो एफर्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. आप अगर 1x करोगे तो वो 10x हो जाएगा, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ टेल विंडेड सेक्टर, राइट? एंड तीसरा चीज है मूव्स, कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है. एंडाउमेंट है, ठीक है, ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन योर स्ट्रैटेजी इन द बिजनेस विच इज डिफरेंट एंड यूनिक देन अदर्स. तो तीनों के कॉम्बिनेशन में आप the people and the businesses who are able to crack all three, endowment, trend and moves, they will be the ones who will be the biggest winners. So the top down element, like we discussed in terms of PLI as a space, right? PLI is a very tailwinded sector. Government चाहता है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, राइट? इंडिया में लेबर अवेलेबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव एक्सेस टू द कंज्यूमर मार्केट. तो तीनों चीज अगर आप देखोगे तो यू हैव टू फाइंड बिजनेसेस विच हैव द एंडाउमेंट. ट्रेंड तो ये सेक्टर में है, एंड मूव्स इज वेयर इंडिविजुअली कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी है. लाइक समबडी वांट्स टू ऑपरेट इन वन फील्ड, अनदर फील्ड, कोई इसी में काम कर रहा है, कोई लाइटिंग में काम कर रहा है, कोई नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट मेनी न्यूअर बिजनेस एलिमेंट्स ओपनिंग अप. सो दैट वे यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप व्हेन सिलेक्टिंग द स्टॉक्स. अतुल जी, एक लार्ज कैप फंड को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, लार्ज कैप ओरिएंटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में. करेक्ट. तो 20% जो बाकी बचा वो काफी बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है अल्फा जनरेट करने के लिए. करेक्ट. मतलब उसके अलावा डेफिनेटली आपने कहा कि जो वेटेज है स्टॉक्स का वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मैं 20% की बात करता हूँ, तो उसको लेकर कोई आपकी स्ट्रेटेजी? श्योर. तो जो बैलेंस 20 है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है हमारे हिसाब से. इट्स लाइक जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्रिकेट में कैसे बैलेंस, जो लास्ट के 5 ओवर होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ एक्शन वो 5 ओवर में होता है. तो हमारे हिसाब से जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है 80-85% आपका लार्ज कैप रहेगा, बैलेंस 15-20%. देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर अल्फा ओवर देयर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हम वहाँ पे जो हमारे हाईएस्ट कन्विक्शन मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज हैं, जहाँ हमको लगता है दी स्टॉक्स कैन बी मल्टी बैगर्स, तो सम ऑफ दोज कंपनीज एंड देयर वी हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी स्टॉक हम खरीद सकते हैं. So that will form part of the portfolio of the balance 20%, जहाँ पे our highest conviction mid and small cap ideas. Additionally, अगर आप देखोगे तो there is a very large IPO pipeline that we have in the next 12 to 24 months time. तो काफ़ी नए IPOs आ रहे हैं. तो IPOs में कैसा है कि when the fund size is young, like say for example we are able to raise 1,500-2,000 crores in the fund, right? जब आप IPO में स्पेशली अगर आप एंकर बुक देखते हैं तो एंकर बुक में यू हैव अ रिजर्वेशन फॉर म्यूचुअल फंड्स, लाइक 30% ऑफ द आईपीओ एंकर बुक इज रिजर्व फॉर म्यूचुअल फंड्स. एंड द रीजन व्हाई सेबी हैज डन इट बिकॉज म्यूचुअल फंड मैनेज पब्लिक मनी. सो इन ऑर्डर टू गिव द बेनिफिट टू पब्लिक देयर इज द रिजर्वेशन फॉर आईपीओ एंकर फॉर म्यूचुअल फंड. अभी उसमें अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड इज द ओनली इंस्टीट्यूशनल एंटिटी विच हैज दिस रिजर्वेशन. सो इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज में म्यूचुअल फंड हैज अ एडवांटेज ओवर एवरीबडी एल्स. तो सेकेंडली उसमें क्या है कि in an IPO anchor, if you are able to get 30 crores allocation, 40 crores allocation in a company that you like from a long term perspective, जब आप वो 30 करोड़ आप 50,000 करोड़ के फंड में डालते हैं, राइट, एलोकेशन, तो उसका नेग्लिजिबल इम्पैक्ट रहता है. बट अगर आप 30 करोड़ का एलोकेशन 1500 करोड़ के फंड में डालोगे तो इट इज 2% ऑफ द साइज ऑफ द फंड, राइट? तो 2% ऑफ द साइज ऑफ द फंड, अब इफ द इशू इज ओपनिंग 50% हायर, टुडे द IPO cycle is T+3. So in a matter of a few days, you can generate 100 basis points alpha from your allocation in IPOs. So that is a very big advantage. Additionally, there are some AMCs like ours where we have a board approval for doing pre-IPO. So जब IPO के लिए कंपनी ने DRHP फाइल किया, उसके बाद आप कंडीशनल अग्रीमेंट कर सकते हैं सेलर के साथ, such that if the IPO is going through in a stipulated time period, you are an investor in the stock. If it doesn't go through, then you are not an investor in the stock. So you're not taking the risk, but if the IPO is going through, then you have the allocation over there. तो इसमें एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको प्राइस डिफरेंस नहीं मिलता है प्री IPO में, बट आपको एलोकेशन बड़ा मिल सकता है. तो नॉर्मल IPO में अगर आप एंकर बुक में 30 करोड़ मिल रहा है, यहाँ पे आपको 60 करोड़ मिल सकता है. सो बाय बीइंग अर्ली in terms of IPOs, you can get a meaningful allocation in the portfolio, and a small fund size works to our advantage in terms of many IPOs. So those are the additional sources of alpha. Additionally, we also have a provision for doing foreign equity
इस समय बिकॉज ऑफ द RBI restrictions we are not looking to explore that immediately, but in the future when the RBI is relaxing its in terms of constraints on investing in foreign equity, even that component will become very meaningful from a allocation perspective. So ये balance 20% का ये खेल. तो लार्ज कैप कैटेगरी में आप मतलब थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन बहुत तैयारी के साथ में और कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी के साथ में, तो मुझे उम्मीद है डेफिनेटली ये फंड एक यूनिक फंड होगा और इन्वेस्टर्स की हेल्प करेगा वेल्थ क्रिएशन में. आपने कहा कि लार्ज कैप में काफ़ी पोटेंशियल है और इस सही समय पर IPO भी आ रहा है, बट एक पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है इक्विटी मैनेज करने का और PMS मैनेज करने का आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अपना पैसा कहाँ लगाते हैं इन जनरल, राइट? और इस वक्त पर अगर हम मार्केट सेगमेंट्स की बात करें तो आपका एलोकेशन किस तरह से है? श्योर. सो देयर वाज दिस कोट बाय तालिब, नसीम तालिब. उन्होंने बोला था कि डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर देयर ओपिनियन, आस्क देम टू शो योर पोर्टफोलियो. ओके, राइट? तो आप किसी को क्या पूछते हैं, आपको क्या लगता है, ये सब तो चलो एक बात है, बोलने की बात है, बट द रियलिटी इज कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है, वही आपका रियलिटी है. राइट? तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव I think since the time I became a fund manager on the alternate side managing AIF and PMS portfolios, I collapsed my personal portfolio and वो पूरा पैसा मैंने खुद के PMS और खुद के AIF में डाल दिया था, so that there is no unnecessary distraction. क्योंकि आप अगर आप क्लाइंट पैसा भी मैनेज कर रहे हो और पर्सनल पैसा भी मैनेज कर रहे हो सेम टाइम पे, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर इज ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन बिकॉज आपका ध्यान जाएगा पर्सनल पोर्टफोलियो. In order to kill that in terms of conflict, I invested all the money in my own PMS and AIF portfolios. And hence, abhi jaise I'm making this transition from the alternates world to the mutual fund world. I'm again doing that. I've given like redemptions for my own money in the PMS and AIF portfolios that I was running earlier. And wo paisa I will put it in the mutual fund that I will manage. So again, like the idea is to be fully aligned and bet on yourself. So इन्वेस्टर भी होंगे इस फंड में और मैनेजर भी होंगे इस फंड के लिए. Exactly. So we have this thing of skin in the game कि आप जो खाना खिला रहे हैं वही खाना खाइए. और वैसे मुझे पता है कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस की बात करें तो होल ग्रुप की, yes, तो इसमें ना गेम काफ़ी अपना पैसा काफ़ी लगा होता है अपने फंड्स में. और एज एन इंडिविजुअल मैंने पूछा आपसे एज ए फंड मैनेजर कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, तो मतलब इस लार्ज कैप फंड में आपका खुद का पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है. yes, very much sir. कोई और बात बताना चाहें? वैसे तो काफ़ी जानकारी आपने शेयर की इस फंड को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को लेकर, और आपका एक्सपीरियंस बहुत है. मुझे तो वैसे मन है कि बहुत कुछ आपसे किस तरह की जर्नी रही, बट आज हम फोकस करेंगे इस फंड पर ही. तो इसको लेकर कोई और बातें आप बताना चाहेंगे? या जैसे इन्वेस्टर्स को यदि अपना एलोकेशन थोड़ा चेंज करना हो, क्योंकि मैं इस वक्त पर मेरी भी एक राय है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए. यदि आपने स्मॉल कैप एक्सपोजर काफ़ी लिया हुआ है, अच्छी ग्रोथ मिल गई है, अच्छी ग्रोथ हो गई है, तो ये भी टाइम है पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए. तो इन सब बातों को लेकर कोई आपकी एडवाइस? तो यही है कि एवरीथिंग इज सिक्लिकल. जैसे आप बता रहे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, एवरी एसेट क्लासेस गोज थ्रू इट्स साइकिल्स, राइट? और जो साइकिल के एक्सट्रीम्स पे ऐसा लगता है कि ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता है, राइट? बट there are things that happen which make them change, because end of the day everything eventually सब balance में आ ही जाता है. long term में everything balances out. तो वो हिसाब से large caps today are looking more reasonable versus the other mid and small caps. And from an allocation perspective, lot of the portfolio जो अभी last 2-3 साल में people would have over invested perhaps in mid and small cap, incrementally you can invest more money in large caps from that perspective. Second is large cap category में itself, like we discussed, the product that we want to build here is very different and unique from the perspective कि where we spoke about this ACE element, right? High active share, high conviction, equal weight portfolio. तो हम आउट परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं और उसको आउट परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली डिलीवर करना चाहते हैं. सो वो कॉम्बिनेशन के साथ वी बिलीव दैट हमारा जो फंड है इट विल बी वेरी differently run than many other funds in the category today, and which will help us in delivering alpha on a consistent basis. और तीसरा बात तो आपने बता ही दिया, हम खुद का पैसा लगा रहे हैं,
तो वो हिसाब से वी विल आवर रिटर्न्स विल बी द सेम एज एनीबडी एल्स इन द फंड। बिल्कुल, इससे कॉन्फिडेंस आता है डेफिनेटली। जैसे आपने कहा कि हम वही खा रहे हैं जो हम खिला रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है एग्जाम्पल। तो अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। और आपके लिए भी ये फंड पहला फंड है म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर। तो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और हमने बहुत सी बातें जानी अतुल जी से। और ये जो NFO है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, ये 17 जनवरी से लेकर 31 जैन 2024 तक ओपन है, ओपन एंडेड स्कीम है। तो डेफिनेटली आप NFO के दौरान तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, उसके बाद में कंटिन्यूस परचेज या कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन के दौरान भी आप डेफिनेटली यहाँ पर इसको ले पाएंगे, आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि एक यूनिक स्कीम होने वाली है, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में एक फोकस अप्रोच के साथ ये स्कीम लॉन्च हुई है। सो मुझे उम्मीद है कि जानकारी जो शेयर की है आपके काम आएगी। और आप डेफिनेटली यदि अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो ये स्कीम में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। फंडनामा की इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।